हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई नो आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम लाइन अप हैं। कुछ लोगों को दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम देने हैं, तो कुछ को आईबी के और एसएससी जीडी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आपका स्टेट पीएससी एग्जाम है, इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, जो स्टूडेंट सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं पूजा लेकर आई हूँ मैराथन क्लास। इसमें आपको 100+ एमसीक्यू मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन और पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पे कवर किया गया है। चाहे आपको कोई भी टॉपिक हो, वैदिक एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मौर्यंस है, सारी टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। तो आज हम इन एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। मेरे साथ कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस के आंसर देने की। जितना ज़्यादा आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या आपने नया सीखा है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से थी। आज के जो ये 100 एमसीक्यू है ना, इसमें आपको अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि बीपीएससी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एसएससी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अलग अलग एग्जाम से मैंने यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस तैयार किए हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। डन है इतनी चीज़ें। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे परचम के एप्लीकेशन पे जाके क्लास की पीडीएफ को भी आसानी से ले सकते हैं। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे वो लोग भी इन 100+ एमसीक्यू को रेडी करें और उनकी एंशिएंट हिस्ट्री की अच्छी खासी तैयारी हो जाए और उनको पता चल जाए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सेशन लेंदी हो सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैराथन क्लास है तो ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। हम सभी को पता है 6th सेंचुरी बीसी में कई सारे धर्मों का उदय होता है, जिनमें से एक जैनिज्म होता है और बुद्धिज्म होता है। जैन धर्म की 2 काउंसिल होती हैं और बुद्धिज्म की 4 काउंसिल होती हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सेकेंड नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके चेयरमैन या उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सबा कमी। सबा कमी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब यहाँ पे सेकेंड काउंसिल के बारे में पूछा है तो फर्स्ट काउंसिल के बारे में या दूसरी काउंसिल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम किए जा सकते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलेगी राजगृह में, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड 4th नंबर की कश्मीर में हुई थी। डन। फर्स्ट काउंसिल के समय जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद काल अशोक, देन अशोक, और चौथे नंबर की जो काउंसिल हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क ने काफ़ी अधिक मात्रा में अशोक के जैसे ही बुद्ध धर्म को या बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने का, फैलाने का काम किया हुआ है। डन। अगर हम फर्स्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो महाकश्यप थे, सेकेंड के सबाकमी, थर्ड मोगलीपुत्ता तीस्ता एंड 4th के थे वासुमित्र। ठीक है, तो ये आपकी 4 काउंसिल है, इनके प्लेसेस, राजा और कौन प्रेसिडेंट थे, ये सारी टेबल आपको याद करनी है। फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे इस टेबल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध जो थे उनको जब इनलाइटमेंट होता है, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति जब होती है, तो ये अपना सरमन देते हैं, मतलब अपने उपदेश को देते हैं। पहला उपदेश हमें पता है सारनाथ में दिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम जो उपदेश थे वो कहाँ पर, किस प्लेस पे दिए गए। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्पाइल या सबसे ज़्यादा जो शिष्य आपको गौतम बुद्ध के देखने को मिलते हैं वो श्रावस्ती में देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने अपना जो सबसे अधिक संख्या में उपदेश दिए हैं मैक्सिमम, वो कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, श्रावस्ती में मैक्सिमम आप देखेंगे उपदेश दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के वो कहाँ से थे, तो आंसर हो जाएगा किंगडम ऑफ कौशल। अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे तो नेपाल और भारत में आप देखेंगे नेपाल के आसपास ये जो एरिया है ये कौशल या कौशला महाजनपद का है, और इसी कौशला महाजनपद में आपको श्रावस्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पे सबसे अधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए, और गौतम बुद्ध के जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे वो भी कौशला महाजनपद से थे।
तो ये कौशला की लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको लुम्बिनी याद रहता है, तो लुम्बिनी का रिलेशन भी गौतम बुद्ध से है, नेपाल में है लुम्बिनी, वैसे यहाँ पे आप कौशला याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्ध रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन काल का जो लास्ट वर्षा ऋतु है वो कहाँ पर स्पेंड की थी गौतम बुद्ध ने। तो सारनाथ एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे पहला उपदेश दिया गया था। कुशीनगर या कुशीनारा जिसे कहा जाता है, वहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब आप कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। अब वैशाली और श्रावस्ती का रिलेशन भी आपको पता है कि गौतम बुद्ध से है। श्रावस्ती में मैक्सिमम इनके डिस्पाइल मिलेंगे एंड मैक्सिमम जो उपदेश दिए गए हैं वो भी श्रावस्ती में दिए गए हैं। अब बच गया कौन, तो वैशाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट रेनी जो सीजन था गौतम बुद्ध ने स्पेंड किया वो वैशाली में किया था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुई, और पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और महापरिनिर्वाण या डेथ कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई। तो ये सारे प्लेस जो है वो गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है। आपको चारों प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे और सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, फटाफट से जल्दी से लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहली बार जो लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ऐसे ही आपको अपडेटेड जो क्लासेस है हमारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, Which one of the following inscription of Ashok confirm the tradition that Gautam Buddha was born in a Lumbini? तो कौन सा अशोक का ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमको मेंशन मिलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन। तो जिसको ये पता होगा कि लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन को और किन किन नामों से जाना जाता है तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पे जो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको हम रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे जब अशोक को राजा बने जब 12th ईयर हो गए थे, जब 12 साल हो गए थे, तो ये विजिट करते हैं। जैसे अपन लोग आज भी जाते हैं ना धार्मिक यात्राओं पे, कोई केदारनाथ जाता है तो कोई बद्रीनाथ जाता है, वैसे एक धार्मिक यात्रा पे निकले थे और लुम्बिनी गए थे, ठीक है। कब गए थे, जब इनको राजा बने हुए 12 ईयर कंप्लीट हो गए थे, और इन्होंने विजिट किया था गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस लुम्बिनी को, ठीक है, और उनको ऑफरिंग करने के लिए बेसिकली। तो ये इंफॉर्मेशन हमको लुम्बिनी पिलर एडिक्ट या फिर रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। क्लियर। अब ये लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज पडेरिया इंस्क्रिप्शन, और ये इंस्क्रिप्शन आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा। किस स्क्रिप्ट में मिलेगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1896 में, और किसने डिस्कवर किया था, तो एक आर्मी जनरल थे नेपाल के जिनका नाम था शमशेर जंग बहादुर राणा। उनके द्वारा पहली बार लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन को देखा और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसके अलावा जब अशोक ने लुम्बिनी विजिट किया तो वहाँ के जो लोग थे ना, उन पे जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनको भी माफ कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक स्टैंड पिलर बनवाया और कहा कि इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनके जो टैक्सेस हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं। तो ये बात भी हमको लुम्बिनी पिलर एडिक्ट या फिर लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन या हमें रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने इतनी देर में बोले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा गौतम बुद्ध के काफ़ी सारे शिष्य थे, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इनलाइट किया, मतलब उनको ज्ञान दिया, ठीक है। जैसे कि आनंद का नाम सुना होगा, राहुल का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले आखिरी व्यक्ति कौन थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुभद्र। क्या नाम है, सुभद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि 10 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको गौतम बुद्ध के देखने को मिलेंगे जिन्हें इनलाइटमेंट मतलब टीचिंग दी गई थी बाय गौतम बुद्ध। कौन कौन से हैं वो, तो सारीपुत्र, मोगलायन,
महाकश्यप, याद आया महाकश्यप, मोगलायन के बारे में हमने जब बुद्धिस्ट काउंसिल देखी थी वहां पे इनका नाम देखने को मिला था। फिर सुभूति, पूर्णा, कात्यायना, अनुराधा, उपाली, राहुल, आनंद। ठीक है, राहुल जो है वो खुद गौतम बुद्ध के स्टूडेंट के साथ साथ उनके बेटे भी हैं। तो राहुल जो है वो ओनली सन है किसके, शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध के। और इन्होंने गौतम बुद्ध से एनलाइटमेंट लिया, ये मॉन्क बन गए, मतलब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की जब ये केवल और केवल 18 ईयर्स के थे, 18 साल के थे राहुल। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ, मतलब डेथ की बात हो रही है। निर्वाण का मतलब हम बुद्धिज्म की बातें कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म कहता है कि निर्वाण मतलब एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति को वो निर्वाण कहते हैं और डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जबकि जैनिज्म में अगर आप बात करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति मतलब एनलाइटमेंट को केवल्य कहा जाता है और मृत्यु को, डेथ को निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण शब्द अलग अलग यहाँ पर आपको याद रखने हैं। बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब एनलाइटमेंट है, जैनिज्म में निर्वाण का मतलब होता है डेथ। डन। बुद्धिज्म में डेथ का मतलब होता है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को, कुशीनारा या फिर कुशीनगर में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है वो कुशीनगर या कुशीनारा जो है वो किस महाजनपद का पार्ट हुआ करता था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्ल महाजनपद। हम जब बात करेंगे तो 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेगी। आप उनमें से एक देख सकते हैं, ये है मल्ल महाजनपद। और कुशीनारा या कुशीनगर इसकी कैपिटल देखने को आपको मिलेगी। उसके बगल में ही आप देखेंगे कि कौशला है जिसकी कैपिटल श्रावस्ती है। ठीक है, और ये दोनों जो साइट्स है इनका रिलेशन गौतम बुद्ध से है। ये जो मल्ल है जिसकी कैपिटल आपको कुशीनारा या कुशीनगर देखने को मिलती है, ये प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहां से हमें पता चलता है कि ये जो मल्ल था वो एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक का मतलब है कि वहां पे इलेक्शंस हुआ करते होंगे। ठीक है, इतनी चीजें। अब ये जो मल्ल है या कुशीनारा है इसका रिलेशन भगवान महावीर से भी है और गौतम बुद्ध से भी है। गौतम बुद्ध से क्यों है, क्योंकि इनकी डेथ कुशीनारा में हुई थी, और जबकि भगवान महावीर की जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। तो आपको मल्ल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तपाणि केव कहाँ पर है। अब देखिए केव से क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर जो होता है ना अलग अलग एम्पायर का, वहां से क्वेश्चंस काफी अधिक पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये केवल इतना सा ही है कि सप्तपर्णी केव कहाँ पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि इन केव का रिलेशन किस रिलीजन से है, अगला क्वेश्चन ये भी तो बन सकता था। तो चलिए हम बात करेंगे ये केव्स आपको कहाँ मिलेंगी, राजगृह में मिलेंगी। ठीक है, राजगृह में आपको सप्तपाणि केव्स देखने को मिलेंगी जिनको सप्तपाणि गुफा भी कहा जाता है। लगभग बिहार में, मतलब राजगृह में आपको बिहार में देखने को ये केव्स मिलेंगी। इन केव का रिलेशन बुद्धिज्म से है, किसके है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको ये केव्स देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा जब हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। और राजगृह में भी कहाँ हुई थी, इन्हीं केव्स में पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्ध की डेथ के बाद। तो ये केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका रिलेशन किससे है, गौतम बुद्ध से या फिर बुद्धिज्म से आपको देखने को मिलेगा। डन। अब जब हम केव्स की बातें कर ही रहे हैं तो कुछ और केव्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ केव्स दिखाई दे रही हैं, ये है पीतलखोरा केव्स। ठीक है, कहाँ है ये, जो सतमाला रेंज है वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की जो सतमाला रेंज है उन रेंज में महाराष्ट्र में आपको ये बुद्धिस्ट केव देखने को मिलेंगी जो कि 3rd सेंचुरी BC में तैयार की गई हैं और इनका नाम है पीतलखोरा केव्स। कुछ और केव्स भी हैं, चलिए ये जो केव है इनका नाम है कोंडाना केव्स। कोंडाना केव्स ये भी आपको कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको टोटल 16 बुद्धिस्ट केव देखने को मिल जाएंगी जो कि 1st सेंचुरी के आसपास इनको एक्सकेवेशन इनका किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्ला केव्स। तो कर्ला केव्स या कार्ली केव्स जो है ये भी आपके बुद्धिस्ट केव है और ये आपको कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में। तो ऐसी कई सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं
जो आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, पूरे एंशियंट हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं विथ PYQs हर एक चैप्टर के, और PDF पे डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स पे तैयार करना चाहते हैं और अपने डाउट्स को लाइव सॉल्व कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर परचम के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको सारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और स्टैटिक सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं और आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी ले सकते हैं कि आप केवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केवल हिस्ट्री के कोर्स को भी परचेस किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर ऑफ मोनास्टिक लाइफ। अब जो लोग मॉन्क बनते थे, जो लोगों ने घर त्याग दिया है, मॉन्क बन गए हैं, बिहार में या संघ में रह रहे हैं, तो उनकी भी एक लाइफ होती होगी, कुछ रूल्स को उनको फॉलो करना होता होगा। तो उनकी लाइफ, उनके लाइफ के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से वो एक मॉन्क की तरह अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? तो आंसर हो जाएगा विनय पिटक। आप लोगों ने त्रिपिटक के बारे में सुना होगा। त्रिपिटक में आपको अधिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक देखने को मिलते हैं। तो ये जो विनय पिटक है, यहाँ पर आपको मॉन्क की लाइफ स्टाइल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है? इन विनय पिटक ऑल द रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन। तो जितने भी बुद्धिस्ट संघ के रूल हैं, कैसे वो रहेंगे, कैसी उनकी दिनचर्या होगी, वो सारी चीजें हमको विनय पिटक में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, द मौर्यन पिलर कैपिटल ऑल्सो नोन एज द लायन कैपिटल इज फाउंड एट। तो यहाँ पे जो अशोक ने या जो मौर्यन पीरियड में जो पिलर्स बनाए हैं, तो पिलर्स के ऊपर कुछ मोटिव्स होते थे। मोटिव्स मतलब किसी एनिमल का स्टैच्यू, वो एलिफेंट, हॉर्स हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, या फिर आपका लायन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि लायन कैपिटल हमको कहाँ से मिलता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है विच इज सारनाथ। ठीक है, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वही जगह है सारनाथ। और सारनाथ से जो हमें मौर्यन पिलर मिलता है, उसके ऊपर जो एनिमल या मोटिफ है उसका, वो कौन है? लायन है, जिसको हम लायन कैपिटल भी कहते हैं। ये सिंगल सैंड स्टोन में इसको तैयार किया गया है। जब अशोक यहाँ पे विजिट किया था, तो ये बात भी इस पिलर में आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लोटस देखने को मिलेगा। ये जो ड्रम है, इस ड्रम में आपको कई सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर आपको ये लाइंस देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से एनिमल आपको इस ड्रम में देखने को मिलेंगे? तो हॉर्स, ऑक्स, एलिफेंट एंड लायन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो लायन है, ये चारों डायरेक्शन में फेस किए हुए आपको देखने को मिलेंगे, और यही सिंबल आपको आपकी करेंसी में भी देखने को मिलता है। डन? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। बेसिकली अशोक के पिलर है और पिलर का जो कैपिटल मतलब जो एनिमल है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सारनाथ 4 लाइन्स अभी हमने देखा है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है रामपुरवा। तो रामपुरवा का जो आपका कैपिटल, जो आपका अशोक पिलर है, उसका जो कैपिटल है वो बुल है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात आती है सनकिस्का। तो ये जो पिलर है उसका कैपिटल लिखा हुआ है हॉर्स। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़, जिसका कैपिटल लिखा हुआ है लायन। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें आपको हॉर्स देखने को नहीं मिल रहा, इसमें आपको एलिफेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाथी है, एलिफेंट देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। अब देखिए, जो बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म जो था, वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, हीनयान एंड महायान। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि महायान सेक्ट जो था वो कब इमर्ज हुआ, किसके समय हुआ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कनिष्क के समय। देखिएगा, जब 4th नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कश्मीर में होती है, कनिष्क के समय होती है, तभी वहां पर महायान सेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कनिष्क इज द राइट आंसर। डन? नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी।
भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना वो हर एक एग्जाम में बदल बदल के बार बार पूछा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी आप रट ही लीजिए, जैसे कि आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, तो मतलब किसने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 5th सेंचुरी एडी में आप देखेंगे कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा था। कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, चाइनीज ट्रेवलर्स भी यहाँ पर पढ़ाई करते थे, जिनमें से एक थे हेनसियांग। हेनसियांग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत में आया हुआ था और इसने भी नालंदा यूनिवर्सिटी का डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का काम, मतलब आप कह सकते हैं कि रेनोवेट एक तरीके से करने का काम किसने किया है? धर्मपाल ने किया है। और धर्मपाल ने फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई है। तो हमने देख लिया, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई और कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। क्लियर? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? आप लोगों ने नागार्जुन के बारे में सुना होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि किस स्कूल से बिलोंग करते थे। चाहे आप जैनिज्म की बात करें या आप बुद्धिज्म की बात करें, तो दोनों जो रिलीजन है, जो दोनों धर्म है, वो आपको मध्यम मार्ग के बारे में बताते हैं। मतलब कोई भी आपका जो है वो कोई भी चीज़ जो होती है वो एक्सट्रीमली से ट्रू नहीं होती। हर एक चीज़ या कोई भी समस्या होती है उसका एक मध्यम मार्ग होता है। ठीक है, तो मध्यम मार्ग के बारे में हमको बुद्धिज्म और जैनिज्म बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिका, इसी स्कूल से बिलोंग करते थे कौन? नागार्जुन। ये है नागार्जुन। ठीक है, तो इनकी जो फिलॉसफी थी, इनका जो डॉक्ट्रिन था, वो वे फाउंडर है बेसिकली मध्यमिका के, मतलब मिडिल वे के, मिडिल मार्ग के, और बुद्धिस्ट फिलोसोफर है नागार्जुन, तो इनका नाम भी हम याद रखेंगे। अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं, बल्लवी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हमने विक्रमशिला देख ली, हमने नालंदा देख ली, नाउ मूव टू बल्लवी यूनिवर्सिटी। तो बल्लवी यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही पुरानी एंशियंट यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए जानी जाती थी। भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और उस समय वहां पर एक डायनेस्टी, एक वंश रहा करता था जिसका नाम है मैत्रेयका डायनेस्टी या वंश। उसकी कैपिटल जो है वो वल्लभी हुआ करती थी। ठीक है, तो नालंदा हमने देखा बिहार में है, विक्रमशिला हमने देखी बिहार में है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी। डन। तो ये चारों यूनिवर्सिटी हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो लोथल, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमको एक साइट देखने को मिलती है विच इज लोथल, और लोथल जो था वो डॉकयार्ड था, मतलब पोर्ट सिटी था। लोथल क्या था? आपका पोर्ट सिटी था। तो बिल्कुल सही लिखा है कि ये डॉकयार्ड था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सारनाथ, तो सारनाथ में आपको 4 लायन कैपिटल देखने को मिलता है। ठीक है, और सारनाथ ही वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन या फिर पहला उपदेश दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। राजगीर, लायन कैपिटल ऑफ अशोक हमें राजगीर में मिला है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नालंदा, तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो नालंदा ऑब्वियसली बात है बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर रहा है एंशिएंट समय में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कोई भी पिलर हमको नहीं मिलता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिखेंगे, किसी ना किसी सेट में आपको मिलने का संभावनाएं रखता है। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? जब जो राजा वगैरह रहा करते थे उनके दरबार में कोई ना कोई कवि या पोएट रहा करते थे जो कि राजा के बारे में लिखा करते थे। वैसे ही समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने भी समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है काफी कुछ। आइए हम देखते हैं क्या क्या लिख दिया इन्होंने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरिसेन जो थे वो गुप्ता पीरियड के एक किंग थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उनके कोर्ट पोएट थे। इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, 33 लाइंस कंपोज की गई हैं बाय हरिसेन। ठीक है,
अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ से हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल उस समय का जो एरा रहा करता होगा गुप्ता पीरियड में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको इस प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त जो था वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के ये बेटे एंड सक्सेसर थे। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये कौन कहता है? V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ के द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये तो हो गई समुद्रगुप्त के बारे में बातें। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन हो गए? हरिसेन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे राजा होते हैं यार, 2-3 राजाओं के और कोर्ट पोएट हम देख लेते हैं, जैसे कि बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे। वही भावभूति जो थे वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, तो भवभूति, बाणभट्ट, चंदवरदाई और हरिसेन, इन चारों के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट है, अगर हमें वैदिक एज के बारे में जानना है तो सबसे पुराना जो एविडेंस या सबसे पुराना जो सोर्स है वो कौन सा है? तो हमें पता है कि हमारे जब वैदिक पीरियड चल रहा था, जो 2500 से 1500 BC के बीच का जो पीरियड था, उस समय क्या हुआ? उस समय 4 वेदों को कंपोज किया गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद था वो है ऋग्वेद। तो हमें जब वैदिक कल्चर के बारे में जानना है, वैदिक एज के बारे में जानना है, तो हम सबसे पहले कौन सा यहाँ पे बुक को प्रेफर करेंगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋग्वेद को। तो सही आंसर यहाँ पे ऋग्वेद है, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो टेबल है वो आपको रटनी है। क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद में बेसिकली जो गॉड होते हैं, भगवान हैं, उनके लिए जो प्रेयर्स होती हैं, गॉड को क्या ऑफर करना है, क्या प्रेयर्स है, इंद्रदेव को याद करना है तो कौन से श्लोक पढ़ने हैं, अग्निदेव को याद करना है तो कौन से श्लोकों को जपना है, तो ये सारी बातें आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगी। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो प्रीस्ट होता है उसको होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम होत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद आपका रिलेटेड होता है म्यूजिक से, सारे गामा पा धा नी सा, तो ये म्यूजिक से है। और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता किसे कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले को या प्रीस्ट को। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या मेथड होती है सेक्रीफाइसेस की, वो सारी कहानियां लिखी हुई हैं। यज्ञ करना है तो कैसे करना है, यजुर्वेद में मिल जाएगा। और यजुर्वेद का जो प्रीस्ट होता है वो अधर्व्यू कहलाता है। अधर्व्यू। डन। लास्ट और सबसे लेटेस्ट जो वेद है, जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास कंपोज किया गया है, वो है अथर्ववेद। सबसे पॉपुलर वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेगुलर या जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करता है। जादू टोना से डील करता है अथर्ववेद। अगर बारिश नहीं हुई है, फसल खराब हो गई है, कौन से मंत्र पढ़े, कौन सा यज्ञ करें, अथर्ववेद सॉल्यूशन दे देगा। कोई कपल है उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कौन सा यज्ञ करे, कौन से श्लोक पढ़े बच्चे हो जाए, अथर्ववेद सॉल्यूशन दे देगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन बुक की तरह जो है अथर्ववेद है, और लोगों की जो प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्यूशन के लिए जाएगा, इसलिए अथर्ववेद जो है वो सबसे पॉपुलर होता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। इसका जो प्रीस्ट है वो कौन है? ब्रह्म है, पहली चीज। अब देखो ये जो वेद है ना, ये तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, और संस्कृत के जो श्लोक हैं क्या आप उनको समझ पाओगे? किसी ने आपके सामने 4 श्लोक बोल दिए, अगर आप उनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया तो क्या समझ लोगे? नहीं। तो देखिए, कोई भी आप जब बुक पढ़ते हैं तो आगे लिखा होता है इंडेक्स, किस चीज को कैसे करना है, कैसे समझना है। तो उसी तरीके से ब्राह्मण, मतलब वेदों का जो इंडेक्स है वो कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, हर एक वेद के अपने कुछ ब्राह्मण होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण मैं बताती हूँ, जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौशितकीय ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण आपको याद रखने हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौशितकीय ब्राह्मण। सामवेद में आपको याद रखना है तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, तांड्य एंड जैमिनी। यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण एंड सतपथ ब्राह्मण, इसको लिख लेंगे स्टार। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है, वो है गोपथ।
गोपद ब्राह्मण का रिलेशन अथर्ववेद से मिलेगा। क्लियर है। अब अगली बात आती है उपनिषद। उपनिषद बेसिकली फिलॉसफी है। उपनिषद मतलब आओ पास में बैठो, टीचर ने स्टूडेंट को बुलाया, पास में बैठो, दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, जैसे कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है। तो एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है, जो डिस्कशन है या डिबेट है या जो फिलॉसफी है, वो आपको उपनिषद में मिल जाएगी। हर एक वेद के अपने कुछ उपनिषद भी होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय एंड कौशिकी उपनिषद, सामवेद के हैं छंदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद इंपॉर्टेंट है, एंड जैमिनी उपनिषद। यजुर्वेद के आपको याद रखने तैत्तिरीय, कथा उपनिषद, ठीक है। फिर अथर्ववेद के बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडका उपनिषद एंड मांडुक्या उपनिषद। मुंडका एंड मांडुक्या उपनिषद अथर्ववेद के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टेबल अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़िएगा। अगर आप कोर्स लेते हैं तो और डिटेल में हम चीजों को वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, लास्ट वाले भगवान महावीर या महावीर स्वामी हैं। फर्स्ट जो है उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। इनके फादर का नाम नाभि राजा और मदर का नाम मारू देवी था। अयोध्या में इक्ष्वाकु क्लेन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुछ और जैन तीर्थंकर आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 22 नंबर के हैं अरिष्टनेमी, 23 नंबर कई बार पूछा जाता है पार्श्वनाथ, 2 नंबर के अजितनाथ एंड 1 नंबर के ऋषभदेव आपको देखने को मिलेंगे, और 24वें नंबर के हैं भगवान महावीर। डन। नेक्स्ट है, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। हमें 16 महाजनपद देखने को मिले, उनमें से वैशाली किस महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो वैशाली वज्जी की कैपिटल हुआ करती थी। वैशाली किसकी कैपिटल थी? वज्जी की। तो वीवी, ठीक है, ऐसा याद रख लीजिए, वज्जी की कैपिटल जो है वो वैशाली है, ठीक है। चलिए, वैशाली जो थी वो बज्जी महाजनपद की कैपिटल थी, जो कि प्रेजेंट डे में रिवर गंगा के किनारे आपको बिहार स्टेट में देखने को मिल जाएगी। कुछ और कैपिटल्स है, जैसे कौशला की कैपिटल श्रावस्ती है, काशी की कैपिटल वाराणसी है, और मगध की जो कैपिटल है वो पहले राजगृह हुआ करती थी, उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया और कैपिटल हो गई पाटलिपुत्र। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। देखिएगा, स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो स्टोन एज में पहले जो आपके होमो इरेक्टस थे, हम तो होमो सेपियंस हैं, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर थे, जो स्टोन एज में आपके पैलेलिथिक पीरियड में या पुरा पाषाण काल में जो मिलते हैं, वो कौन थे? आपके होमो इरेक्टस थे, ठीक है। तो पहले वो अलग अलग रहते थे, फिर उन्होंने जब ग्रुप में रहना शुरू किया और सोचना शुरू किया थोड़ा सा कि यार हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो परिवार वाले हैं, उनकी डेथ हो गई, तो हम उनको क्यों ना दफनाना शुरू कर दें। तो दफनाने की प्रैक्टिस शुरू हुई, मतलब इसलिए हमको ग्रेवयार्ड या बरियल साइट देखने को मिलती है। पहले क्या करते थे, अब ये सोचना शुरू कर दिया यार ये हमारा आदमी है, ये मर गया है, अब दूसरी दुनिया में जाएगा, उसको खाने की ज़रूरत होगी, तो आदमी के साथ बड़े बड़े पॉट्स रखने लगे जिनमें ग्रेन्स को फिल किया जाता था, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस शुरू हुई। आगे जाके क्या हुआ, एक आदमी था, उसका एक कुत्ता था, आदमी मर गया, हो सकता है दूसरी दुनिया में कुत्ते की ज़रूरत हो मालिक को, कुत्ते को दफनाना भी शुरू कर दो, तो आपको कुछ ऐसी बरियल साइट्स भी मिलती है, जैसे कि रोपड़ में है, तो ऐसी बरियल साइट भी मिलती है जिसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों को साथ में दफनाया गया है। यहाँ पे बात हो रही है कपल बरियल की, मतलब 2 मेल 2 फीमेल या फिर मेल और फीमेल साथ में दफनाए गए हैं। तो हमें बरियल साइट जो मिलती है हड़प्पन सिटी से या हड़प्पन साइट से, वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, भोगवा रिवर के किनारे आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। और गुजराती में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला। वैसे ही गुजराती लैंग्वेज में लोथल को भी माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिलता है, डबल बरियल साइट भी देखने को मिलती है, और ये है एसआर राव। इन्हीं एसआर राव ने 1957 में लोथल को डिस्कवर करने का काम किया था।
लोथल और रंगपुर दो ऐसी साइट हमको मिलती है जहां पे हमें राइस के कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं, मतलब ये लोग चावल का उत्पादन किया करते होंगे। डन। इसके अलावा आप टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स हमको देखने को मिलती है और आइवरी स्केल मतलब हाथी के दांत से बना हुआ पैमाना भी हमको लोथल से देखने को मिलता है। लोथल उस समय कॉटन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, इसलिए लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? सर्जिकल स्किल के एविडेंसेस भी हमको लोथल से मिल जाते हैं। तो ये लोथल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट है विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिएगा मामला ऐसा है कि जो हड़प्पन साइट्स हैं या हड़प्पन सिटीज थी जनरली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपको ये डिवाइडेड देखने को मिलेंगी। पहला जो पार्ट है वो लोअर पार्ट है और दूसरा जो है वो अपर पार्ट है जिसको सिटाडल कहा जाता है। अपर पार्ट को क्या कह रहे हैं? सिटाडल कह रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग मतलब प्रीस्ट हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? अपर पार्ट में रह रहे हैं। बाकी जो वर्कर हैं या लोअर क्लास है वो कहाँ रहता है? आपके लोअर एरिया में रहता है। तो इस तरीके से हड़प्पन जो साइट्स थे या हड़प्पन सिटीज जो है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन हमको एक ऐसी साइट भी मिलती है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा में लोअर, अपर और मिडिल भी हमको देखने को मिल जाता है। तो धौलावीरा इज द राइट आंसर। अब धौलावीरा को डिस्कवर किसने किया था? तो आर एस विस्ट ने किया था 1985 में और आपको रन ऑफ कच्छ गुजरात में ये देखने को मिल जाएगी। केवल और केवल एकमात्र ऐसी साइट है अभी तक 2023 में जिसमें आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टेडियम भी देखने को मिलेगा और हमको यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी मिला है। हमको एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें कुछ आपको यहाँ पे सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं। अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए आखिरकार ये क्या लिखा है, हमने इसको नाम दिया है कि साइन बोर्ड है। तो 10 यहाँ पर सिंबल वाला हमको साइन बोर्ड भी धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा जो सिटी थी ना, ये है धौलावीरा मान लेते हैं। तो धौलावीरा जो है वो 2 नदियों के किनारे था और ये आपकी सीजनल रिवर थी, मनसर एंड मनहर। मनसर एंड मनहर 2 रिवर के बीच में आपको ये जो साइट है वो धौलावीरा देखने को मिलती है। जैसा कि कहा ये सीजनल रिवर थी, मतलब बारिश के समय में तो बहुत पानी है लेकिन गर्मी में नदियाँ सूख जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये वाटर मैनेजमेंट के लिए जो सिटी जानी जाती है हड़प्पन साइट की वो धौलावीरा है। हमको बड़ी संख्या में यहाँ पे डैम और रिजर्वायर देखने को मिले हुए हैं। तो धौलावीरा के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त है। ये है साइन बोर्ड, ये कुछ सिंबल बने हुए हैं, हम समझ नहीं पाए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे धौलावीरा है जिसमें आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिल रहा है। अपर एंड लोअर टाउन के अलावा मनहर रिवर और मनसर रिवर है और कई सारे यहाँ पे डैम रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस बीन फाउंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोथल एंड रंगपुर में हमें राइस के एविडेंस मिले हैं, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। डन। और यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखें तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें राइस कल्टीवेशन के कहाँ से मिलते हैं? तो हालांकि हमें अर्लीस्ट एविडेंस जो राइस कल्टीवेशन के मिलते हैं वो लहुरा देव से मिलते हैं। लहुरा देव आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी लहुरा देव ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपको आंसर टिक करना है क्या? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं राइस कल्टीवेशन के। ये क्वेश्चन ना लोगों को इतना गलत करवाता है और ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग देके जाता है। रीजन मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, जैसे लिख लिया अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, क्वेश्चन इतना लिखा। ठीक है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे लहुरा देव। आंसर क्या हो जाता है? लहुरा देव। लेकिन लहुरा देव इसकी तरह ऑप्शन में ना हो तब आपको आंसर करना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पुराने हमको ग्रेन एविडेंस मिलते हैं और यहाँ पर हमें जो ग्रेन मिलता है वो गेहूं है, वीट है, ना कि राइस है। वहीं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस अगर पूछ लिया जाए तो अगेन आंसर लहुरा देव होता है, लेकिन लहुरा देव ऑप्शन में जनरली नहीं दिया जाता। तो कोल्डी हवा आपको टिक करना है। तो 3 इंपॉर्टेंट साइड याद रखनी है, कोल्डी हवा राइस, लहुरा देव राइस एंड मेहरगढ़ वीट। यहाँ पे अगर राइस वर्ड को हटा दो,
यहाँ पे लिख दो वीट, तब आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, क्योंकि लहुरा देव से हमें जो फूड ग्रेन मिलता है वो तो राइस है। डन, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ ये मेहरगढ़ है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ये लहुरा देव है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, और ये कोल्डी हवा ये भी आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों साइट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी। तो जैसा कि बरियल साइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ह्यूमन और एनिमल को साथ में दफनाया गया है। आप सभी को मैं बता दूं, जब हमने पशुपालन शुरू किया, मतलब हमने जब डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, कब किया? मेसोलिथिक पीरियड में, मतलब मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन शुरू किया और पहला जो एनिमल हमने पालना शुरू किया वो था डॉग। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन और डॉग के साथ में दफनाए जाने के एविडेंस भी दो इंपॉर्टेंट साइट से मिलते हैं। पहली साइट थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, विच इज रोपण। सेकेंड जो साइट है वो है वुर्जहोम, और वुर्जहोम जो साइट है वो आपको कश्मीर में मिल जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वुर्जहोम एक न्यूलिथिक पीरियड की, मतलब नवपाषाण काल की एक साइट है। वुर्जहोम से हमें पिट हाउस मिलते हैं। पिट हाउस का ये मतलब होता है कि अब कश्मीर बहुत ठंडी जगह हुआ करती थी तब भी और आज भी है। ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे करके उसमें लोग रहा करते थे, मतलब जमीन के नीचे जो गर्त आवास होते हैं वो मिले हैं हमें वुर्जहोम से। ठीक है, तो आपको पिट हाउसेस या गर्त आवास के एविडेंस भी वुर्जहोम से मिलते हैं। डन इतनी चीजें। ओके, नेक्स्ट। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कपल बरियल के बारे में जान लिया। अब थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन द सिंगल ग्रेव, एक ही साथ 3 बॉडी को दफनाया गया है, ऐसा एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए आपको एक साइट याद रखनी है, विच इज दमदमा। कौन सी साइट है ये? दमदमा साइट है, जो कि मेसोलिथिक साइट है, मतलब आपकी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आपको ये प्रतापनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में दमदमा साइट देखने को मिलेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा इसका एक्सकवेशन किया गया था 1982 से 1987 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमको टोटल 41 ग्रेव्स मिलती हैं ह्यूमन की, जिनमें हमको कुछ कपल बरियल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा हमें ट्रिपल बरियल ग्रेव भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। डन, यहाँ पे आप ये ओरिजिनल पिक्चर देख सकते हैं ग्रेव्स की। डन, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे जब हम लोगों के पास मतलब स्टोन एज में थे, अब खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, फ्री टाइम में क्या करें? पेंटिंग कर लेते हैं। तो आपका जो पाषाण काल है, मतलब आपका जो स्टोन एज है, चाहे वो पैलोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो या फिर आपका न्यूलिथिक हो, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही कंडीशन में जो तीनों की कॉमन साइट रही है वो कहाँ है? भीमबेटका। क्योंकि भीमबेटका से हमें न्यूलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड पैलोलिथिक पीरियड तीनों के एविडेंसेस मिलते हैं भीमबेटका से। और ये भीमबेटका की गुफाओं की ओरिजिनल पिक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरीके से वो कुछ डिजाइन पिक्चर्स बनाया करते थे। और ये जो भीमबेटका की केव्स है ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। वीएस वाकनकर ने इनको डिस्कवर किया था 1957-58 में, तो इनको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को साइट है, कई बार एग्जाम में बनती है क्वेश्चन। नेक्स्ट है OCP, ऑकर कलर्ड पोट्री, गेरुआ रंग के जो पॉट हैं वो मतलब कहाँ पर इसके एविडेंस हमको मिलते हैं, कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हस्तिनापुर। बेसिकली यूपी के एरिया में इनका इस्तेमाल किया था। कुछ इस तरीके से गेरुआ रंग के आपको ये पॉट्स मिलते हैं। राजस्थान के आपके राजस्थान के जोधपुर से अतरंजी खेड़ा, यूपी से ये पॉट हमको देखने को मिलते हैं। जनरली ये ऑरेंज टू रेड कलर में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे एक साइड आपको मिल रही है विच इज अतरंजी खेड़ा, इसको लगाएंगे स्टार। अतरंजी खेड़ा जो है वो यहाँ से हमें बड़ी संख्या में आयरन टूल मिलते हैं। तो ये आपकी अतरंजी खेड़ा जो है वो आयरन एज की साइट भी है। ठीक है, यूपी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन द मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। तो हमने आपको सिखाया कि मेसोलिथिक पीरियड में, मतलब मध्य पाषाण काल में, इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। और पहला जो एनिमल हमने डोमेस्टिकेट किया वो कौन सा था? डॉग था।
कुत्ता था। ये एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? तो ये एविडेंस हमको आदमगढ़ से मिलता है, और आदमगढ़ जो साइट है ना वो मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट साइट है आदमगढ़, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आदमगढ़ के अलावा एक और साइट आप याद रख सकते हैं, राजस्थान के बागौर। राजस्थान के बागौर से भी अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिलते हैं एनिमल को पालने की। अब यहाँ पे जो स्लाइड है इसको आपको याद करना है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनता ही बनता है। यहाँ पे कुछ साइट है जैसे कि सोहन वैली। सोहन वैली जो कि पाकिस्तान, यहाँ पे आप देखेंगे सोहन वैली और भीमबेटका, ये दोनों जो साइट है ना इससे हमें तीनों पीरियड के एविडेंस मिलते हैं, कॉमन साइट है। डिडवाना राजस्थान है और अतिरापक्कम तमिलनाडु की साइड है। मीसोलिथिक में दमदमा अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, बागौर राजस्थान का, भीमबेटका, सराय नहार राय और आदमगढ़ मीसोलिथिक पीरियड की साइट है। आदमगढ़ और भी आपका बागौर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिलते हैं। न्यूलिथिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको याद रखनी है विच इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट या फूड ग्रेन मिलते हैं। फिर बुरजुहूम है, गुफ्तकल, ये दोनों आपको श्रीनगर में मिलेंगे, चिरात बिहार में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ साइट है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। मतलब हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सी साइट है जहाँ पे हमें कॉलोनीज या परमानेंट एक सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक साइट का नाम आपको बिल्कुल रट लेना है विच इज अ मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ जो साइट है वो बिल्कुल पैरेलल रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मतलब एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी और पैरेलल में मेहरगढ़ भी था जो कि न्यूलिथिक पीरियड की साइट थी। और मेहरगढ़ के लोगों के बीच में और हड़प्पन लोगों के बीच में ट्रेडिंग के एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं। सो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर हमको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ देखने को मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब से शुरू हुआ? तो मैंने आपको बताया है मीसोलिथिक पीरियड से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ प्लॉग्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, जुते हुए खेत के एविडेंस। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मिक्स क्रॉपिंग के एविडेंस, मतलब दो प्रकार की दो फसलों को लगा के साथ में आप कल्टीवेट कर रहे हैं, तो मिक्स क्रॉपिंग के एविडेंस या फिर जुते हुए खेत के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो साइट मिलती है विच इज कालीबंगन। कालीबंगन साइट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कालीबंगन जो साइट थी वो प्री मैच्योर साइट थी, मतलब ये डेवलपमेंट की स्टेज में थी। बेचारे लोगों ने पक्की रोड बना ली थी लेकिन कच्चे घर थे, उन्होंने सोचा पहले पक्की रोड बना लेते हैं फिर घरों को पक्का करेंगे, लेकिन उसके पहले आ गया अर्थक्वेक और ये पूरी साइट खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए इसको प्री मैच्योर हड़प्पन साइट भी कहा जाता है कालीबंगन को। तो कालीबंगन से हमको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। कालीबंगन जो साइट है जिसे ब्लैक बेंगल्स भी कहा जाता है, घग्गर रिवर के किनारे आपको राजस्थान में मिल जाएगी। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के एविडेंसेस हमको यहाँ से मिलते हैं और फायर अल्टर्स मतलब यज्ञ की जो वेदियां होती हैं वो भी हमको मिलता है कालीबंगन से। नेक्स्ट है आइबरी स्केल, कुछ देर पहले बताया था लोथल, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ चुके हैं उसको वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ, पीडीएफ में सब कुछ होगा ही तो आप वापस से इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इसे बता दिया है। नेक्स्ट है, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? वैसे तो ये लोग जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि आपकी अर्थ गॉड है या फिर आप कह सकते हैं पीपल का पेड़ है, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पशुपतिनाथ या पशुपति की सील भी देखने को मिलती हैं और वो बताया जाता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू लॉर्ड शिवा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं शिव। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो शिव की पूजा किया करते थे क्योंकि हमें यहाँ पे पशुपति सील मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे शक्ति, मातृशक्ति या मदर गॉडेस की पूजा करते थे, नेचुरल वर्शिप करते थे और पीपल के पेड़ की पूजा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा की जाती थी। इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है जो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा, याद आ गया, मनसर एंड मनहर रिवर। ठीक है, थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं।
आंसर कर पा रहे हैं? अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो इंडस वैली में पहुंचे हैं, आगे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, महाजनपद है और बहुत कुछ है। ठीक है, तो लंबा वीडियो है, आराम से बैठ के देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट। वो पहले आपके आर्कियोलॉजिस्ट कौन से हैं जिन्होंने एक्सकेवेशन किया हड़प्पा का, बट उसको समझ ही नहीं पाए कि कितनी बड़ी साइट है, कितनी छोटी साइट है, या हड़प्पा साइट है कि क्या है। मतलब थोड़ा सा एक्सकेवेशन किया, कुछ चीज़ें मिली और बस भूल गए, छोड़ दिया। तो वो पहले आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी या इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने ASI डिपार्टमेंट की शुरुआत भारत में की थी, वही है ये अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, लेकिन इन्होंने हड़प्पन साइट को देखा, लेकिन उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको वो समझ नहीं पाए और पूरी साइट को एक्सकेवेशन भी नहीं कर पाए। तो आंसर हो जाएगा कनिंघम, कनिंघम। तो एक्चुअली एक्सकेवेशन किसने किया? तो देखेंगे जो हमारा ASI डिपार्टमेंट था, तो ASI डिपार्टमेंट के 1924 में जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल, वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल की लीडरशिप में दयाराम साहनी और RD बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी, तो दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी और जॉन मार्शल की लीडरशिप में हमने सबसे पहले हड़प्पन साइट, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। क्लियर? Which one of the following is not correctly match? बेसिकली यहाँ पे साइट्स है और किसने उसे डिस्कवर किया है वो बोला गया है। तो हड़प्पन साइट तो हमें पता है, हड़प्पा, दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, लोथल SR राव बिल्कुल सही है, सुरकोद्दा JP जोशी बिल्कुल सही है। अब बात हो रही है धौलावीरा। तो धौलावीरा को VK थापड़ ने डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप देख सकते हैं ऑप्शन A। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, इनके बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। 1921 में हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने, 1922 में मोहनजोदाड़ो राखलदास बैनर्जी ने, और 1929 में सुत कांडेगोर स्टीन ने। ठीक है, धौलावीरा को JP जोशी ने डिस्कवर किया था, ना कि थापर साहब ने। लोथल SR राव, ठीक है, बनावली RS विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो पैरेलल में कई सारी और सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी पैरेलल में कई सारी सिविलाइजेशन थी, राइट। तो यहाँ पे कुछ सिविलाइजेशन दी गई है, उनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने बेसिकली बोला है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, पर एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने सोचा इसको भी बता दें, कहीं रिपीट ना हो जाए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस मैप पे नजर डालो। ऑप्शन A बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ये वर्ल्ड मैप है और नॉर्थ से साउथ यहाँ पे सिविलाइजेशन पूछी है। तो एज़टेक, फिर माया सिविलाइजेशन और यहाँ पर आपको इनका। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे कोर्स में होता नहीं है सारी सिविलाइजेशन को, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया इसलिए हमने इसको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक रिवर अस्किनी या अस्किनी जो है वो प्रेजेंट डे किस नदी से मैच करती है? तो इसे हम मैच कराएंगे चिनाब रिवर से। तो वैदिक पीरियड में नदियों के अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिनाब रिवर को अस्किनी कहा जाता है, पर्यूषणी रिवर उसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, वितास्ता झेलम, फिर है सुतुद्री सतलज रिवर, बिपासा व्यास रिवर, कुभा काबुल और चमरावती चंबल। तो आपको ये नदियां भी याद रखनी है। ठीक है, इनके नाम याद रखने कि एंशिएंट समय में क्या था और प्रेजेंट डे में इनके क्या नाम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उपनिषद का मेन थीम क्या है? तो हमने डिस्कस किया था कि उपनिषद का मेन थीम है फिलॉसफी, ऑप्शन C। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल? जादू टोना भाई कौन बता रहा है? याद आया? अथर्ववेद इज द राइट आंसर, ऑप्शन B अथर्ववेद। वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज जो है वो अथर्ववेद को कहते हैं। और अथर्ववेद में हमको काशी के बारे में मेंशन मिलता है। अथर्ववेद अगर बात करें तो अथर्व ऋषि के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। और अथर्ववेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। एक्चुअली अथर्ववेद जो है ना वो 6th सेंचुरी BC के आसपास लिखा है, मतलब वैदिक पीरियड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, महाजनपद की शुरुआत हो रही है। और वैदिक पीरियड जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे
कि जो सभा और समिति असेंबली थी उनकी पॉपुलेशन या सॉरी उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो आप कह सकते हैं अस्तित्व है, वो खतरे में आ गया था। अब सभा और समिति जो थी वो राजा को सिलेक्ट नहीं करती थी, अब तो राजा का बेटा राजा वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो अथर्ववेद में एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, हे राजन, हे राजन, सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं, आप उनका सम्मान करो। हम किसी को सम्मान करने कब कहते हैं? जब वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे सभा और समिति का सम्मान नहीं रह गया था, राजा का बेटा राजा हो गया था। पहले सभा समिति इलेक्शन करवा के राजा का चयन करती थी, लेकिन अब उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर, हे राजन, प्रजापति की पुत्रियां हैं सभा और समिति, उनका सम्मान करो। ठीक है, तो मैजिकल फॉर्मूलाज इसमें हमको देखने को मिलते हैं। इतनी चीजें हमको क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमने मुंडको उपनिषद से लिया, और मुंडको उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है, ये बात भी हमें पता चल गई। मांडुक्य उपनिषद भी अथर्ववेद का है, और मांडुक्य उपनिषद सारे उपनिषदों में सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट है। अब देखिएगा, हर एक वेद का अपना एक उपवेद होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, वैसे ही शिल्प वेद जो है वो उपवेद है किसका? अथर्ववेद का। डन। नेक्स्ट है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन कहाँ मिलते हैं? तो अभी हमने देखा था अतरंजी खेड़ा जो कि यूपी में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। देखिएगा, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में हमें 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं। जो मंडल नंबर 1 है एंड मंडल नंबर 10 है, ये सबसे लास्ट में जोड़े गए, बाकी सारे मंडल पहले ही तैयार हो गए थे। तो जो मंडल नंबर 10 है ऋग्वेद का, वहां पर हमें मिलता है पुरुष सूक्त, और यहाँ पे हमें वर्ण सिस्टम के बारे में पहली बार इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पुरुष सूक्त जो है वो 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद का पार्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन है। तो ऋग्वेद हमको मेन इंफॉर्मेशन का सोर्स है, वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 10 मंडल्स हैं, 1028 हाइम्स, 1028 हाइम्स मिलते हैं। 2 से लेके 8 नंबर के जो चैप्टर्स है उनको हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। इनको पहले ही तैयार कर लिया गया था, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बाद में ज्वाइन किया गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, और जिसमें हमें वर्ण सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे ही 3rd नंबर का जो मंडल है उसको कंपोज किया गया है बाय द विश्वामित्र, और 3rd मंडल में ही हमको गायत्री मंत्र भी देखने को मिलता है जो कि सावित्री, गॉडेस सावित्री को डेडिकेटेड है। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो सबसे जो पवित्र नदी या होली रिवर बताई गई है वो सरस्वती रिवर को बताया गया है। और सबसे अधिक बार मेंशन कौन सी रिवर है ऋग्वेद में? तो सबसे अधिक बार इंडस रिवर या सिंधु रिवर की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। डन। नेक्स्ट, नचिकेता लीजेंड फाइंड मेंशन इन। देखिए, एक थे नचिकेता और उनकी कन्वर्सेशन चल रही है यम के साथ। तो नचिकेता और यम के जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ पर मेंशन है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका कठो उपनिषद। कठो उपनिषद में बेसिकली यम जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ है और नचिकेता जो कि 12 साल का बच्चा है, उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है वो आपको कठो उपनिषद में देखने को मिल जाएगी। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद, तो 9वां नंबर का जो मंडल है ऋग्वेद का वो सोम को डेडिकेटेड है। किसको? सोम को डेडिकेटेड है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, ऋग्वेद जो है ना उसमें कई चीज़ों की जिक्र की गई है। ऋग्वेदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे या अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड थे वो कौन थे? इंद्र। उसके बाद अग्नि थे। तो इंद्र का सबसे ज़्यादा बार चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है 250 टाइम्स। उसके बाद अग्नि 200 टाइम्स, सोमदेव 144 टाइम्स, जन 275, वर्ण सिस्टम या वर्ण शब्द का इस्तेमाल 23 टाइम्स किया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स का इस्तेमाल 33 टाइम्स। काउ, जो गाय थी उसको अगन्या कहा जाता था। अगन्या मतलब जिसको नहीं मारा जा सकता। जैसे कि आज टेरिटरी को लेके, जमीन को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, बैटल्स होती हैं, वैसे ही उस समय कैटल्स को लेके बैटल्स हुआ करती थी। ठीक है, तो काऊ को अगन्या कहा जाता है। 176 टाइम्स काऊ का इस्तेमाल किया गया है। हॉर्स के बारे में 215 बार ऋग्वेद में मेंशन है। यमुना रिवर के बारे में केवल 3 बार है और गंगा रिवर के बारे में केवल और केवल 1 बार 10th नंबर के मंडल में मेंशन मिलता है। सबसे अधिक मेंशन आपको इंडस रिवर को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगन्या किसे कहा गया है ऋग्वेद में? तो हमने देख लिया काऊ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, कुछ और टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। क्या किए गए हैं? गऊ या काउ, गवस्टी। तो जो काउ को लेके, गाय को लेके जो फाइट हो रही है उसको गवस्टी कहा है। गौपति, जो प्रोटेक्टर है काउ का, उसे गौपति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप यहाँ याद रख सकते हैं, दुहित्रा, मतलब जो मिल्क देने वाली, दूध देने वाली गाय है। ठीक है, फिर आपका गव्युति, गव्युति बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है गोधूली, मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। और नियोग, जो विडो की रीमैरिज के कॉन्सेप्ट है वो आपको नियोग सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यव। यव शब्द ऋग्वेद में मेंशन है। बेसिकली ये कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो है बार्ले, जिसको हम जौ कहते हैं। और बार्ले के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है यव ऋग्वेद में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजन ऑफ द ऋग्वेद आर्यन। अब देखिए, हम यहाँ पे जिक्र करते हैं एक बैटल के बारे में, बैटल ऑफ 10 किंग, जिसको हम 10 राग युद्ध भी कहते हैं। रावी मतलब उस समय की पर्यूषणी रिवर के किनारे ये बैटल होती है 10 राजाओं के बीच में, इसलिए बैटल ऑफ 10 किंग कहा जाता है। ठीक है, इस बैटल ऑफ 10 किंग में कुछ आर्यन राजा, मतलब आर्य जो किंग्स थे वो भी शामिल होते हैं और नॉन आर्य किंग्स भी शामिल होते हैं। तो जो 5 आर्य किंग्स शामिल होते हैं इस बैटल में, उन 5 किंग को ही यहाँ पे पंचजना कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा किकथ नहीं है, बाकी यदु, पुरु, तुर्वाशा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें, तो ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। An inscription of 14th century BC which describe the Vedic god has been found in। देखिएगा, हमारे देश में जब वैदिक गॉड्स के बारे में चर्चा होती है, इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, तो सिमिलर, जैसा कि मैंने कहा, जब वैदिक कल्चर चल रहा था तो सिमिलर दूसरे शहरों में या दूसरे कंट्री या कॉन्टिनेंट में अलग अलग कल्चर या सिविलाइजेशन चल रहे होंगे। तो ईरान में हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है विच इज बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन, जहां से हमको अपने वैदिक पीरियड के गॉड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब वो भी इन गॉड्स को जानते थे। बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और संस्कृत में बेसिकली मेंशन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन देवताओं के बारे में, जो कि वैदिक कल्चर के गॉड है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बोगाज कोई से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक ईरान का टेक्स्ट है जिसका नाम है जैन अवस्था, वहां पर भी हमें आर्यन गॉड जैसे कि इंद्र और वरुण की चर्चा देखने को मिलती है। डन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे रित का क्या मतलब है? रित मीन्स, तो रिट मीन्स होता है आपके नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज, ऑप्शन डी। ठीक है, जो नेचुरल लॉज होते हैं, मॉरल्स, सेक्रीफाई ऑर्डर, वो आपके बेसिकली रिट है। नेक्स्ट है वॉर गॉड, युद्ध का देवता किसे कहा गया है? पुरंदर को कहा गया है। और पुरंदर किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। किलों को, फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला भी कौन है? इंद्र है। और इंद्र के बारे में सबसे अधिक बार ऋग्वेद में मेंशन है। 250 हाइम्स, जो 250 मंत्र या सूक्त है, वो ऋग्वेद में इंद्र को डेडिकेटेड है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ देवता है, एंशिएंट गॉड है, और वो किसके लिए जाने जाते थे? कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, बाकी आप एक एक बार सबको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो इंद्रदेव सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरंदर कहा गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा गया है, इन्हें रेन गॉड भी, बारिश के देवता भी कहा गया है। अग्निदेव, अग्निदेव बेसिकली ह्यूमन एंड गॉड के बीच में मीडिएटर है। ठीक है, 200 हाइम्स इनको डेडिकेटेड है। रुद्रदेव गॉड ऑफ एनिमल है। फिर सावित्री गॉड ऑफ लाइट है। पूषण इंपॉर्टेंट है, पूषण जो है वो कैटल के देवता है, पशुओं के जानवर है। ठीक है, पशुओं के जानवर नहीं, पशुओं के देवता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो पशुओं के देवता कौन है? पूषण है। कब है ये? अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जब कहानी बदलती है लेटर वैदिक पीरियड में, तो पूषण जो होते हैं वो शूद्र के गॉड हो जाते हैं। ठीक है, शूद्र के गॉड की तरह इन्हें कंसिडर किया जाने लगता है। वरुण जो है वो क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? तो आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से। किसका है? अथर्ववेद का है। मैटर खत्म हो गया। मुंडोक उपनिषद जो है आप देखेंगे अथर्ववेद का है, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपद है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। ये टेबल पहले भी थी, अभी वापस से है, आप इसे दोबारा से रिपीट कर लेना। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू। तो सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए है? तो देखिएगा सबसे ज्यादा मंत्र तो इंद्र के लिए है, बट इंद्र ऑप्शन में नहीं है। तो अगले ऑप्शन कौन थे? अग्नि, 200 टाइम्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति की पुत्रियां सभा और समिति को अथर्ववेद ने कहा है। चलिए अब यहाँ पे इसे मैच करना है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, चारों वेदों के बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेद, अथर्ववेद हम सभी को पता है। अथर्ववेद आपको किससे डील करने वाला है? आपकी मेडिसिन से, आपकी डेली समस्याओं से। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो गॉड ग्रेस के लिए, यजुर्वेद सेक्रीफाइसेस, सामवेद आपका म्यूजिक, और आपका अथर्ववेद यहाँ पे मेडिसिन। तो पहले का हो गया आपका तीसरा, फर्स्ट का थर्ड। ओके, फर्स्ट का थर्ड यहाँ है, दोनों कैंसिल कर दो। ऋग्वेद का 1, तो 1 यहाँ है। ठीक है, यजुर्वेद का सेक्रीफाइस, ओके, सामवेद का म्यूजिक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, नदियां हैं, वैदिक रिवर और मॉडर्न नेम उनका। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए इसको भी। देखिए, कुबा मतलब काबुल रिवर है। पर्युषणी रावी नदी को कहा जाता था। सदानीरा, सदानीरा इंपॉर्टेंट है, गंडक रिवर, गंडक रिवर को सदानीरा कहा गया है। और सुतुद्री सतलज रिवर को कहा जाता था। तो ये हो गया इसका सही मैच। ठीक है, आप इसे मैच कर लेना। नेक्स्ट है अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। अनेकांतवाद किसकी थ्योरी है? तो अनेकांतवाद, शादवाद, ये सब जो टर्म है वो जैनिज्म में इस्तेमाल होते हैं। तो अनेकांतवाद की जो फिलॉसफी या थ्योरी है वो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैनिज्म क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है अनेकांतवाद का, कि कोई भी चीज जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होती। हर चीज का देखने का जो नजरिया है हर एक पर्सन का वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई साइन बोर्ड डला हुआ है जिसमें कुछ इस तरीके का लेटर बना हुआ है। ठीक है, अब दो अलग अलग लोग देखेंगे, कोई यहाँ से देख रहा है तो उसको 6 दिखेगा, एक जगह से उसको 9 दिखेगा, तो लिखा तो 6 है, एक को 9 दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन से। कुछ भी चीज़ अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होती, सबका देखने का तरीका अलग होता है। यही थ्योरी आपकी अनेकांतवाद के नाम से जानती है। जैसे कि यहाँ पे 5 लोगों को 7 लोगों को हाथी के पास छोड़ दिया आंख बंद करके, तो किसी ने हाथी की जो ट्रंक थी, जो सूंड थी, उसको पकड़ा और कहा ये स्नैक है। किसी ने पैर को पकड़ा तो कहा ये तो पिलर है। किसी ने उसके कानों को पकड़ा तो कहा ये फैन है। किसी ने उसकी यहाँ पे जो टेल थी उसको छुआ तो उसने कहा ये तो रोप है। किसी ने उसके पेट को हाथ लगाया तो बोला कि ये वॉल है। सबका तरीका अलग अलग था सोचने का, क्योंकि उसने जो महसूस किया वो बोला। इसलिए कोई भी चीज़ अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होती। ये प्रिंसिपल जो है वो अनेकांतवाद के अंदर आता है और ये फिलॉसफी जैनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट। अब हुआ ये था कि एक फेमाइन आया हुआ था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, जैन धर्म जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक श्वेतांबर कहलाए और एक दिगंबर कहलाए। तो श्वेतांबर सेक्ट के जो फाउंडर हैं वो कहलाते हैं आपके स्थूलभद्र। वहीं दिगंबर सेक्ट के जो है वो कहलाते हैं भद्रबाहु। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र का नाम आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट है बराबर केव जो है वो किस धर्म से एसोसिएटेड है। तो बराबर की जो केव्स है वो आजीवक सेक्ट को है। ठीक है, जैनिज्म के पैरेलल ही आजीवक सेक्ट भी था। और ये जो केव्स है आजीवक सेक्ट की, इसको किसने तैयार कराया है, तो माखली गोसला के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के कंटेम्पररी मतलब समकालीन थे। और इन केव्स का रिलेशन आपको आजीवक सेक्ट से देखने को मिल जाएगा। अब श्रवणबेलगोला में एक स्टैच्यू है गोमतेश्वर बाहुबली की। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि श्रवणबेलगोला में ये जो गोमतेश्वर बाहुबली की स्टैच्यू है इसे किसने तैयार कराया। तो इसे तैयार कराया चामुंड राय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चामुंड राय ने
गोमतेश्वर बाहुबली की स्टैचू तैयार कराई है श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 मीटर हाइट की ये स्टैचू है। बेसिकली गंग जो वंश था, गंग वंश या गंग डायनेस्टी के जो कमांडर थे उनका नाम था चामुंडराय, और उन्होंने बाहुबली या गोमतेश्वर बाहुबली की स्टैचू तैयार की है कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है होयसलेश्वर टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है शिवा को। देखिएगा, आप एक ट्रिक बना लीजिए कि 99% केसेस में वो ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती है जब किसी भी वर्ड के एंड में स्वर, ये स्वरा या स्वर आता है, मतलब वो टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। खजुराहो टेम्पल चंदेल राजाओं ने बनवाए, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, गोमतेश्वर जो श्रवणबेलगोला में स्टैच्यू है वो लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म को डेडिकेटेड है, उनको रिप्रेजेंट करती है। तो चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव के जो बेटे थे उनका नाम था बाहुबली। बाहुबली को रिप्रेजेंट करती है ये गोमतेश्वर की स्टैच्यू, ना कि लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म के। ठीक है, ऑप्शन डी। Who was the first follower of महावीर? जब भगवान महावीर को इनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उनके साथ भी लोग जुड़ते हैं और कई सारे लोग जो है वो स्टूडेंट बनते हैं। सो पहला स्टूडेंट कौन था, पहला फॉलोवर कौन था? उनका ही दामाद जिनका नाम था जमाली। ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम बात करें भगवान महावीर की लाइफ के बारे में, तो इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, और भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। इनकी शादी किसके साथ होती है? यशोदा के साथ होती है, और उनकी एक बेटी होती है विच इज प्रियदर्शनी। मतलब वर्धमान और यशोदा की बेटी का नाम है प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी की जो मैरिज होती है वो होती है जमाली से। तो जमाली जो होते हैं वो सन इन लॉ होते हैं वर्धमान के, और जमाली जो होते हैं वो पहले फॉलोवर बनते हैं भगवान महावीर के। ठीक है, नेक्स्ट है हेलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वॉज अ रेसिडेंट ऑफ। अब आप लोग ने बेसनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में सुना होगा। बेसनगर इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको विदिशा में मिलेगा। विदिशा कहाँ पर है? तो ये आपको एमपी में मिल जाएगा। ठीक है, बेसनगर जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने तैयार कराया है? तो आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस ने कराया है। और हेलियोडोरस ने जो है वो भागवत धर्म को एडॉप्ट किया था। तो ये कह सकते हैं कि भगवान विष्णु को या वैष्णव धर्म को डेडिकेटेड आपको बेसनगर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये हेलियोडोरस खुद को कहाँ का रेसिडेंट बताता है? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला का। ऑप्शन सी। ठीक है, तो हेलियोडोरस जो था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था और खुद को बताता है कि वो भागवत धर्म का फॉलोवर था और तक्षशिला का रेसिडेंट था। ठीक है, हेलियोडोरस ने विदिशा में जो है वो वासुदेव या कृष्ण को डेडिकेटेड एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, एक पिलर बनवाया, जिसको हम खाम बाबा या बेसनगर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच कांड ऑफ द रामायण डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान। अब रामायण जो है एक महाकाव्य है, वी नो दैट। रामायण जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसको 7 अलग अलग कांड या अलग अलग चैप्टर या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है या कौन सा चैप्टर है जहां पर हनुमान जी और राम जी की मुलाकात होती है? तो वो आपको डिस्क्राइब होगा कहाँ पे? किष्किंधा कांड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से सारे कांड्स पढ़ सकते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड है, युद्ध कांड है, उत्तरकांड है। ठीक है, हु वर द न्यानार्स। तो यहाँ पर देखिएगा एक अलवर मिलते हैं और एक न्यानार्स मिलते हैं। तो न्यानार्स वो थे जो भगवान शिव के फॉलोवर्स थे, जो शैव धर्म को फॉलो करते थे वो न्यानार्स थे, और जो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे उन्हें हम अलवर कहते हैं। जब हम यहाँ पे भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं तो भक्ति मूवमेंट में आपको साउथ इंडिया के एरिया में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो न्यानार जो थे वो 63 तमिल हिंदू संत थे जो कि हिंदू गॉड शिवा के फॉलोवर्स थे, जबकि अलवर जो थे वो विष्णु के फॉलोवर्स कहलाते हैं। वहीं जो वशवेश्वरा के फॉलोवर्स होते हैं उनको लिंगायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा महाजनपद है जो बैंक ऑफ रिवर गोदावरी पर सिचुएटेड है? मतलब गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है? अगर आप 16 महाजनपद का मैप देखेंगे ना तो सारे के सारे महाजनपद मतलब 15 महाजनपद जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ही सिचुएटेड है। केवल एकमात्र महाजनपद है जो नर्मदा रिवर के साउथ में या फिर गोदावरी रिवर के किनारे सिचुएटेड है, जिसको हम असाका या अस्मक
महाजनपद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस मैप में समझ लीजिए, ठीक है। इस मैप को आप समझेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं ये आपकी नर्मदा रिवर है। सारे जो महाजनपद है इसके नॉर्थ में ही मिलेंगे। केवल एक महाजनपद है जो कि गोदावरी नदी के किनारे आपको मिलेगा, विच इज असाका। प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल हुआ करती थी। क्लियर है इतनी चीजें? पोठन या प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद, मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ। मथुरा किसकी कैपिटल थी? तो 16 महाजनपद में थे, एक महाजनपद है सूरसेना, और सूरसेना की जो कैपिटल है वो है आपकी मथुरा। आप चाहें तो इस मैप में समझ सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर ये सूरसेना, ये यूपी का जो एरिया है, और मथुरा इसकी कैपिटल है। मथुरा इसकी कैपिटल है, ठीक है इतनी चीजें। और ये आज का मथुरा, प्रेजेंट डे का मथुरा ही वो वाला मथुरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है इतनी चीजें। भगवान कृष्ण की वर्शिप यहाँ पे होती है। ये जानकारी हमको मेगास्थनीज ने दी थी, ठीक है। और मथुरा जो जंक्शन है, बेसिकली ये जो जंक्शन है वो उत्तरापथ और दक्षिणापथ का जंक्शन जो है वो मथुरा है। द लीजेंड ऑफ उदयन वासव दत्ता इज रिलेटेड टू। अच्छा, एक लव स्टोरी है, उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी है। वासव दत्ता अवंती के राजा की बेटी थी और उनको ये भगाकर लेकर आ गए थे, तो उनकी जो प्रेम प्रसंग है वो आपको स्वप्न वासव दत्ता के नाम से देखने को मिलती है। तो स्वप्न वासव दत्ता, तो यहाँ पे बोला है ये जो उदयन है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो उदयन का रिलेशन आपको मिलेगा कौसंबी से। उदयन कहाँ से मिलेंगे आपको? कौसंबी से मिलेंगे। कौसंबी या फिर आप कह सकते हैं वत्स महाजनपद, ठीक है। कौसंबी जो है वो गंगा और यमुना रिवर, मतलब मॉडर्न इलाहाबाद का एरिया या प्रयागराज का एरिया है। और इनकी और मतलब जो प्रेम कहानी या प्रेम प्रसंग है उसको हम यहाँ पर जानते हैं उदयन एंड वासव दत्ता के नाम से, ठीक है, जिसको हम स्वप्न वासव दत्ता कहते हैं, जिसको भास्य ने लिखा है। तो स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा है? भास्य ने लिखा है। क्लियर है? तो ये नाम आपको याद रखना है। By which ruler पाटलिपुत्र was chosen as the capital for the first time? देखिएगा, जो मगध महाजनपद था उस समय का सबसे पावरफुल महाजनपद था, और मगध महाजनपद ही आगे जाके पूरा मगध एम्पायर बन गया, ठीक है। मगध महाजनपद जो था उसकी इनिशियल कैपिटल राजगृह थी। बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई, और पाटलिपुत्र जो शहर बसाया है या पाटलिपुत्र को जो कैपिटल बनाया है वो उदयन ने बनाया है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना उदयन और उदयन से। तो वो जो उदयन था वो वत्स वाला कौसंबी का राजा था, लव स्टोरी वाला। ये जो उदयन है ये हर्यक वंश का है जिसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया है। क्लियर है इतनी चीजें? अजातशत्रु का बेटा है, बिंबिसार का ग्रैंडसन है जिसका नाम उदयन है, और इसने राजगृह से कैपिटल कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। हर्यक वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जीवक। जीवक कौन था? तो जीवक एक फेमस फिजिशियन था। जीवक, the famous physician of the time of महात्मा बुद्ध, was associated with the court of। तो जीवक का एसोसिएशन आपको बिंबिसार से देखने को मिलेगा। तो बिंबिसार से रिलेशन है जीवक का। अब होता क्या है, एक बार अवंती का जो राजा होता है चंद्रप्रद्योत, उसको हो जाता है जॉइंटिस। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप अलायंस बनाने के लिए ये जो बिंबिसार होता है ये अपने राज्य वैद्य को या फिजिशियन को बेचता है, जीवक को बेचता है अवंती चंद्रप्रद्योत के इलाज करने के लिए। जॉइंटिस का इलाज करता है और चंद्रप्रद्योत जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ किंग्स हैं और उनके अपने महाजनपद हैं, आपको मैच करना है, बड़ा आसान सा है। तो चंद्रप्रद्योत हम सीख चुके हैं, अवंती का राजा है, जॉइंटिस वाला, पीलिया हो गया था इसको। अब ये उदयन, यहाँ पे हम स्टेट और किंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो उदयन है आप देखेंगे वत्स या कौसंबी का राजा है, ठीक है। अजातशत्रु जो है वो मगध का राजा है, और प्रसन्नजीत जो है वो कौशल का राजा है, ठीक है। इतनी चीजें इनको इस तरीके से मिला सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि उदयन और अजातशत्रु दोनों जो है वो मगध से है, लेकिन जब दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है तो आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि ये उदयन जो है वो कौसंबी वाला उदयन है। नेक्स्ट है कुछ एंशिएंट प्लेसेस है और उनकी कुछ कैपिटल है। सबसे पहले है कुरु। कुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा है विच इज हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इनका जिक्र आपको महाभारत में देखने को मिलता है। तो कुरु के साथ हो गया आपका इंद्रप्रस्थ।
पांचाल, पांचाल जिसकी रानी थी पांचाली, जिसको हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं, राइट। सो पांचाल, तो पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी अहिच्छत्र। नेक्स्ट बात करते हैं वत्स की, तो हमें पता चल चुकी है कौसंबी है। और कौशल, कौशल नरेश थे राजा दशरथ, और राजा दशरथ का एसोसिएशन अयोध्या से है। अयोध्या को साकेत कहा जाता था, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। डन। तो बड़ा आसान था, बार बार आप रिपीट करेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। आप इस मैप की मदद भी ले सकते हैं, इसमें सारे महाजनपद और उनकी कैपिटल है, आप उनको याद कर सकते हैं। ओके है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो अगेन मैं याद दिला देती हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी परचम की एप्लीकेशन से। इसके अलावा जब परचम की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोर्स भी मिल जाएगा, तो आप इस पूरे टॉपिक को डिटेल में महाजनपद को पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, जिसको हम बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। तो झेलम नदी के किनारे पोरस जो राजा था उसे डिफीट किया था अलेक्जेंडर ने, ठीक है। अलेक्जेंडर, सिकंदर महान की बात हो रही है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे बैटल ऑफ हाइड स्पीस या फिर बैटल ऑफ झेलम के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में 326 बीसी में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिन, जो कि ग्रीक राइटर है, उन्होंने सेंटोकोटस किसे कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जस्टिन ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है सेंटोकोटस, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ। तो पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो पाटलिपुत्र में था, और इसने अब अधिकतर अपने जो आर्किटेक्ट बनवाए हैं, अपने जो पैलेस या महल बनवाए हैं, उनमें वुडन वर्क इस्तेमाल किया है, तो वुड, ऑप्शन बी। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था ईरान के पैलेस से, और उसने भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वुड का इस्तेमाल किया है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं, डाइमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो डाइमेकस भारत किसके कार्यकाल में आया था। तो डाइमेकस जो भारत आया था वो बिंदुसार के समय आया था। डाइमेकस किसके समय आया था, बिंदुसार के समय आया था। एक सीरियन राजा थे जिनका नाम था एंटियोलकस I, उनके द्वारा डाइमेकस को सेंड किया गया था बिंदुसार के दरबार में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था या चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट था उसमें मेगास्थनीज रहा करता था, और मेगास्थनीज को रिप्लेस जो किसने किया था, डाइमेकस ने किया था। डन। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। ये सेल्यूकस निकेटर वही है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है, बैटल होती है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, बदले में अपनी बेटी हेलेना की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, और अपना एक एम्बेसडर भी रखता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नाम की बुक को भी लिखा है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ से। प्रिंस ऑफ मैकियावेली किसे कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिंस ऑफ मैकियावेली मतलब कंपैरिजन किससे किया है, कौटिल्य से किया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया, और जो सिंध और अफगानिस्तान का जो गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा अपॉइंट किया गया था वो था सेल्यूकस निकेटर। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने यहाँ पे डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को, और मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर था वो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मौर्यन एम्पायर में, या चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में एज अ कोर्ट में भेजा था, एम्बेसडर की तरह भेजा था, ठीक है। इतनी चीजें। नेक्स्ट है, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज। कौन सी इंस्क्रिप्शन से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो वेस्टर्न इंडिया के हिस्सों में भी रूल किया करता था। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जूनागढ़ लॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन से। तो रुद्रदामन का है जूनागढ़ लॉक इंस्क्रिप्शन, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक जनरल या कमांडर था जिसका नाम था पुष्पगुप्त, और पुष्पगुप्त ने जो सुदर्शन लेक था उसमें डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कराने का काम किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। संस्कृत में आपको ये रॉक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। इसे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें ब्राह्मी
ब्राह्मी के अलावा अरमाइक लैंग्वेज, ब्राह्मी लैंग्वेज, प्राकृत एंड खरोष्ठी में मिलते हैं। तो 4 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में, भाषाओं में हमको अशोक के इंस्क्रिप्शन या फिर पिलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी जो सिमिलर टू उर्दू लैंग्वेज, तो खरोष्ठी जो इंस्क्रिप्शन है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट से लिखे हुए जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें सहबाजगढ़ी से मिलते हैं। सहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट या जो इंस्क्रिप्शन बनवाने की जो टेक्निक थी या इंस्क्रिप्शन बनवाना अशोक ने शुरू किया था 3rd सेंचुरी में, क्योंकि वो पर्शियन किंग डेरियस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या इंस्पायर्ड था। तो उसने पर्शियन किंग डेरियस की कॉपी की और हमारे देश में भी कई जगहों पे आपको अशोक के पिलर देखने को मिल जाएंगे। ये जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इंडिया का पहला हॉस्पिटल एंड इंडिया का पहला हर्बल गार्डन भी अशोक ने बिल्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। तो साउथ इंडियन किंगडम मतलब जो चेल, चोर, पांड्य वगैरह हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट। तो देखेंगे जो अशोक का 2nd नंबर का रॉक एडिक्ट है, वहां से हमें साउथ इंडिया के किंगडम जैसे कि चोल, पांड्य, सात्यपुरा एंड केरलपुत्रा, इनके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अशोक का जो रॉक एडिक्ट 3rd है, उसमें लिखा हुआ है जब अशोक को राजा बने हुए 12 ईयर हो चुके हैं, तब उसने धम्म के प्रचार के लिए, धम्म पॉलिसी जो अशोक की थी उसको प्रचार करने के लिए अलग अलग एरियाज में युक्ताज और राजुकास को जाने बोला था हर 5 ईयर्स में। ये इन्फॉर्मेशन हमें रॉक एडिक्ट 3rd से मिलती है। नेक्स्ट है, अशोक ने जो एनिमल सेक्रीफाइसेस थे उनको स्पेशल जो फेस्टिवल या गैदरिंग होती है उनमें बैन कर दिया था। तो एनिमल सेक्रीफाइसेस को बैन कर दिया था बाय अशोक। ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें रॉक एडिक्ट 1 से मिलती है। रॉक एडिक्ट 1 से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। डन। नेक्स्ट है कलिंग वॉर। कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन रॉक एडिक्ट 13 से मिलती है। रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट है, इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो भारत आता है और कहता है कि भारत में स्लेवरी मतलब दास प्रथा नहीं है? क्योंकि जैसा कि कहा कि सबका देखने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि उस समय दास सिस्टम या स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था बट इनको नहीं दिखा, और वो थे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की इंडिका में मेंशन है कि भारत में स्लेवरी नहीं है, क्योंकि जो ग्रीक लोग थे वहां पर, आपका रोमन जो एम्पायर था वहां पर स्लेवरी का मतलब आपका एकदम आप इंसानों को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो सेक्स वर्कर्स है वो है। लेकिन हमारे भारत में उस समय स्लेवरी थी, दास सिस्टम था, लेकिन वो घरेलू कामों में, खेती में इस्तेमाल किया जाता था, उनको खरीदा बेचा नहीं जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी। सीता क्या है? तो सीता इन द मौर्यन पीरियड मीन्स, तो सीता वो जमीन है जिससे हमें रेवेन्यू मिले, जिससे हमें टैक्स मिले, सिंपल सा है। वैदिक पीरियड में अगर देखेंगे तो सीता को उपजाऊ जमीन भी कहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि सीता तो हमने देख लिया, जो टैक्स हमको लैंड से मिल रहा है। वैसे यहाँ पे भाग एंड बलि 2 और कर आपको देखने को मिलेंगे। तो बलि जो टैक्स है वो वॉलेंट्री है, जो कि रिलीजियस टैक्स है बेसिकली। जब आप धार्मिक यात्रा है, रिलीजियस टैक्स आप पे कर रहे हैं। एंड भाग जो है वो एग्रीकल्चर लैंड और कैटल्स के लिए लिया जाता टैक्स है। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाय, तो आप लोग ने अजंता एलोरा के बारे में सुना होगा। एलोरा में आपको जो केव नंबर 16 है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? कैलाश टेम्पल देखने को मिलता है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये जो कैलाश टेम्पल है वो तैयार कराया है राष्ट्रकूट किंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजा थे जिनका नाम था कृष्णा 1। उन्होंने 8th सेंचुरी के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन कराया है, और ये द्रविड़ स्टाइल में आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति के लिए कौन सी केव्स फेमस है? तो आंसर हो जाएगा एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव एलिफेंटन आइलैंड में आपको अरेबियन सी में, मुंबई में, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो ये है। एलिफेंटन केव को भी राष्ट्रकूट्स के द्वारा तैयार किया गया है, और एलिफेंटन केव जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, 1987 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वॉज बिल्ड बाय। तो खजुराहो के जो कंदरिया महादेव का टेम्पल है, खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल है और खजुराहो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
यहाँ पे जो टेम्पल है चंदेल किंग्स ने बनवाए हैं, चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग कहाँ पर है? तो अगर हम बात करें जो एलोरा की केव्स है ना, तो एलोरा की केव्स जो है उसमें आपको जैन धर्म की केव्स, बुद्ध धर्म की केव्स और हिंदू धर्म की केव्स मिल जाती हैं। बट अजंता जो है, अजंता में जो सारी की सारी केव्स है वो बुद्ध धर्म को या बुद्धिज्म को ही डेडिकेटेड है। तो अजंता की जो केव है वहाँ पर हमें जातक कथाओं की स्टोरी देखने को मिलती है। ठीक है, जातक कथाओं की स्टोरी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ which massive temple took place during the reign of सूर्यवर्मन सेकेंड। तो सूर्यवर्मन सेकेंड के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बना था कंबोडिया में, जिसका नाम था अंगोर वाट टेम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। अंगोर वाट टेम्पल कहाँ है? कंबोडिया में आपको देखने को मिलेगा। सूर्यवर्मन सेकेंड ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। बहुत बड़ा शानदार सा ये टेम्पल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। डन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन ओडिशा? सो ओडिशा में आपको कई सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल जो है वो है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में है, नागर स्टाइल में तैयार है, कलिंग आर्किटेक्ट उसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मुक्तेश्वर टेम्पल भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा में है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। और नागर स्टाइल में आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा भुवनेश्वर में। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो अगेन मैच द कॉलम है, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, गांधार आर्ट, ये जो गांधार स्टाइल है ये भी बुद्धिज्म की, भगवान बुद्ध की जो डिफरेंट स्टैच्यूज है उससे रिलेटेड है। और कनिष्क के समय ये अपने पीक पर थी, तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जहां से हमको सुदर्शन लेक के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये रुद्र दामन वन का है। फिर मिलिंद पन्हू, तो आपका यहाँ पे जो नागसेन और मिनांडर की जो कन्वर्सेशन है वो मिलिंद पन्हू आप यहाँ पे, ठीक है। फिर तक्षशिला इंस्क्रिप्शन जो है वो पट्टिका है। डन। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल विरूपाक्षा टेम्पल, लॉर्ड विरूपाक्षा को डेडिकेटेड है। ये आपको हम्पी कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1986 में डिक्लेयर किया गया था। और इसको विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे देवराया सेकेंड ने तैयार कराया है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, या जिनको हम लॉर्ड विरूपाक्षा भी कह रहे हैं। चलिए, सन टेम्पल कहाँ है? सभी को पता है, उड़ीसा में है, कोणार्क का सन टेम्पल। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, हवा महल जयपुर में है। और स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैच्यू जिसे चामुंड राय ने तैयार किया था, जो कि गंग वंश से है, वो है कर्नाटक। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 7 रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम किसने तैयार किया? तो जो 7 रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, वो नरसिम्हा वर्मन ने तैयार किया है। नरसिम्हा वर्मन ने महाबलीपुरम में ये रथ टेम्पल तैयार किया है। ये ऐसे लाइन में रथ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको रथ टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, अब तक्षशिला जो इंपॉर्टेंट सिटी थी वो किन नदियों के पास लोकेटेड थी? तो इंडस एंड झेलम, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अश्वघोष वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ, अश्वघोष तो ये किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, अश्वघोष जो थे वो एक फिलोसोफर थे, एक पोएट थे। ठीक है, संस्कृत पोएट थे और उन्होंने संस्कृत पोएट की एक अलग स्टाइल तैयार की जिसका नाम था काव्य। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के कंटेम्पररी थे और इन्होंने बुद्ध चरित्रम लिखा है। तो अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है? वो है बुद्ध चरित्रम। अब हम जब कनिष्क की बात कर रहे हैं तो हम एक और बात कर लेते हैं अबाउट द शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो 78 AD में शक संवत की शुरुआत होती है और कुषाण किंग होता है कनिष्क, वो इसकी शुरुआत करता है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे जो शक संवत है उसकी शुरुआत कर रहा है कनिष्क, और कनिष्क जो राजा है वो कुषाण वंश से है, कुषाण है, लेकिन नाम क्या है? शक है। ठीक है, इतनी चीजें, क्योंकि शकों के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम तरीके से इस पूरे कैलेंडर को या संवत को यूज किया गया, इसलिए इसका नाम शक संवत पड़ गया। ठीक है, और इसको ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती भी है। ठीक है,
365 डेज एंड 12 मंथ वाला ये है। और इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है 1957 में अडॉप्ट हुआ। नेक्स्ट है, वो पहला कौन सा इंडो ग्रीक रूलर है जिसने लेड के कॉइन इशू किए? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटो सेकंड। स्ट्रेटो सेकंड ने लेड के कॉइन शुरू किए और ब्रोंज के कॉइन्स भी इशू किए। नेक्स्ट है, इनमें से वो कौन सा पोर्ट है जिसको यूज किया जाता था गुप्ता पीरियड में ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए? सो गुप्ता पीरियड में हम यूज करते थे ताम्रलिप्पति पोर्ट। ये पोर्ट अगर आप देखना चाहो तो इस मैप में देख सकते हो, यहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा के पास का ये जो है ये पोर्ट बेसिकली गुप्ता पीरियड में इस्तेमाल होता था फॉर ट्रेडिंग पर्पस। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हूनास? तो स्कंदगुप्त ने हून को पराजित किया। ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? तो आंसर हो जाएगा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है, पहला गुप्ता रूलर कौन है जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए? और सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकेंड आपको देखने को मिल रहा है। चंद्रगुप्त सेकेंड ने पहली बार सिल्वर कॉइन को इशू किया था जिनको रूपक कहा जाता था। वहीं गोल्ड कॉइन को जो है वो दिनार कहा जाता था। ठीक है, गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त जो सेकेंड था उनके कोर्ट में 9 जेम्स या नवरत्न रहा करते थे। इनमें से कौन सा जो है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा कहापनका। कहापनका जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे बाकी सारे लोगों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि शंकु जो थे वो आर्किटेक्ट थे। ठीक है, इसके अलावा बारारुचि जो थे वो ग्रामर संस्कृत स्कॉलर थे। बेताल भट्ट, आप लोग ने विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी, तो ये वही विक्रम है। चंद्रगुप्त सेकंड को ही तो विक्रमादित्य कहते हैं। तो बेताल भट्ट मैजिशियन। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कोर्ट में 9 जेम्स रहा करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म? तो एटम, जैसे हम डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं, एटम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एटम की जो डिस्कवरी की थी, अणु के बारे में जो बताया था, वो बताया था महर्षि कनाद ने। महर्षि कनाद, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ महाभारत से पतंजलि वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ? अब पतंजलि योग, जब भी योग की बात करते हैं हम तो रामदेव बाबा याद आते हैं, उनका ही प्रोडक्ट है पतंजलि। तो बस पतंजलि जो है वो योग से रिलेटेड है। और पतंजलि जो थे वो पुष्पमित्र शुंग के कंटेम्पररी मतलब समकालीन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और पुष्पमित्र शुंग या फिर शुंग जो डायनेस्टी थी उसी के पैरेलल में ही मनुस्मृति को भी लिखा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, न्याय फिलॉसफी सिस्टम किसने प्रोपगेट किया? तो न्याय सिस्टम, न्याय फिलॉसफी, अभी हम 6 फिलॉसफी देखेंगे, तो न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड है गौतम। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे 6 दर्शन या 6 फिलॉसफी है, जिनमें है सबसे पहली सांख्य, तो वो है कपिल की। योग पतंजलि हो गया। नेक्स्ट है वैशिष्का, ये है कनाड की। न्याय गौतम, मीमांसा जैमिनी और वेदांत वदरायन। ठीक है, तो ये आपको 6 फिलॉसफी और इनके जो प्रोपगेट के शुरुआत की है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, वो कौन कौन से हैं? तो अभी जोशी मठ न्यूज में था जब से उसकी जमीन के बारे में आपने सुना, तो जोशी मठ इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जोशी मठ, द्वारिका, पुरी एंड श्रृंगेरी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हर्ष जो राजा थे उन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से शिफ्ट कहाँ की थी? तो थानेश्वर से अपनी कैपिटल उठा के ले गए थे कन्नौज। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और हर्षवर्धन के ही कोर्ट पोइट जो थे वो बाणभट्ट थे। ठीक है, हर्षचरित्रम लिखा है, हर्षचरित्रम वो बाणभट्ट ने लिखा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हिन सियांग जो कि चाइनीज ट्रेवलर था वो किसके समय भारत आया था? तो हमने डिस्कस किया है पहले भी, हर्षवर्धन के समय आया हुआ था ये। ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आई थिंक ये पूरे 100 क्वेश्चन आपने एंजॉय किए होंगे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। 1-2 बार रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है,
और सेशन कैसा लगा ये बात भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर आप देखे जाइएगा, यहाँ पे कुछ पोइट्स हैं और वो किस किंग से एसोसिएटेड है ये आपको हमें बताना है। हालांकि मैंने इन सारे पोएट के बारे में ऑलमोस्ट आपको चर्चा की है, जो भी सही आंसर होगा आप हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन के साथ, जहां पर हम मीडिवल इंडिया के पूरे एमसीक्यू को इसी तरीके से कवर करेंगे। सो टेक केयर एंड शेयर करके जाइएगा एंड लाइक करके जाइएगा।